हेलो फ्रेंड्स। तो अभी क्लास 10 और 12 का जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम के ऊपर वर्डिक्ट एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट आ गया है। जो सारे जो एग्जाम्स बच गए हैं वो इंटरनल कैलकुलेशन के बेसिस पे होंगे या जो पेपर्स हुए हैं उनके कैलकुलेशन के बेसिस पे होंगे। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे ये कैलकुलेशन कैसे होंगे इसके बारे में बताऊंगा। अभी रिजल्ट भी 15 तक आना है, 15 जुलाई तक आने हैं। और इससे पहले मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं उससे पहले जो एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, उनका जो क्लैरिफिकेशन है इसके बारे में जो जानकारी है वो पहले आप सुन लीजिए और आखिर तक मैं आपको बताऊंगा कि ये कैलकुलेशन सारे लोगों का किस किस तरह से होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं देश के लाखों छात्र और उनके माँ बाप की तरफ से भी आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही है जो कि हमें पिछले 24 घंटे में बहुत सारे लोग ये लिख रहे थे कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि अब जो नई घोषणाएं हुई हैं, आपने परीक्षाओं को अब रद्द कर दिया है और 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, ये घोषणा की है। तो सबसे पहले तो आप हमें इसके बारे में बताइए, सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की, रोड मैप क्या है और क्या आपको वाकई लगता है कि आज जो हालात हैं 15 जुलाई तक उसका रिजल्ट भी आ जाएगा? हम लोगों ने कहा कि क्योंकि हाई स्कूल की तो बहुत कम रह गया था, केवल दिल्ली में जो वो प्रभावित क्षेत्र था केवल उसमें था, बाकी हाई स्कूल की सभी परीक्षाएं हो गई थी। इंटर की जो रह गई थी, तो अभी ये तय किया है कि जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं उन्हीं प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर हम रिजल्ट घोषित करेंगे और वो भी रिजल्ट हम 15 जुलाई तक घोषित कर देंगे। और 15 जुलाई तक घोषित करने के बाद यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसके नंबर अपेक्षाकृत कम आए हैं या वो संतुष्ट नहीं है, यदि वो परीक्षा देता तो शायद इससे बेहतर उसको रिजल्ट मिलता, तो हम लोगों ने इसके लिए विकल्प खोले हुए हैं कि यदि 15 जुलाई तक जो परीक्षा परिणाम घोषित होंगे उसको लगेगा कि नहीं उसको परीक्षा देनी है ना, तो वो अपना विकल्प दे सकता है। हमने उसके हाथ पर छोड़ा हुआ है और वो जब भी परिस्थितियां ठीक होंगी तब वो परीक्षा दे सकेगा। तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरे अभिभावक काफी तनाव में थे, स्वाभाविक भी है, और अध्यापक तनाव में थे, अब वो कम से कम स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई कि हम हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं को नहीं कर रहे हैं। उसकी जो प्रश्न पत्रों के आधार पर मूल्यांकन करके उसका रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। तो फिलहाल तो ये जो आज का निर्णय है वो ये है। जी डॉक्टर साहब, जो उच्च शिक्षा संस्थान है अब उनके एंट्रेंस एग्जाम भी इसके बाद शुरू हो जाएंगे, जैसे जीईई मेंस होगा, जीईई एडवांस्ड होगा या नीट की जो परीक्षाएं होंगी, इसके बारे में आप क्या लगता है आपको कि आपने जो तिथियां सेट की हैं आप उसको उस डेडलाइन को अचीव कर पाएंगे या उन परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है? जेईई की जो मेन परीक्षा है वो हम लोगों ने 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच रखा हुआ है, और जो नीट है वो नीट का हम लोगों ने 26 जुलाई रखा है। अब अभी तक जो स्थितियां हैं हम लोग लगातार आंकलित कर रहे हैं, आगे क्या निर्णय होगा ये समय बताएगा। लेकिन जब छात्रों ने मुझसे संदेश करके ये कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, हमारे अस्थिरता खत्म हो गई कि निश्चित तिथियां हम लोगों को मिल गई हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर बंद हैं और हम क्या करें, तो ऐसे अवसर पर उसको मदद करने के लिए एनटीए ने एक ऐसा ऐप निकाला, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप, जिसमें उसके कई सारे प्रश्न पत्रों को दिया और उसके घर पर ही, ताकि वो अपने मोबाइल में उस ऐप को जो है डाउनलोड कर सके। और मुझे खुशी है कि 10 लाख से भी अधिक छात्रों ने उसको डाउनलोड किया। 19 लाख बार उसको परीक्षा दी है और उसको हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया, और मुझे खुशी है कि 19 लाख घंटे से भी अधिक छात्रों ने उसका उपयोग किया। तो उसको हर प्रकार की सुविधा कैसे मिल सकती है, ये उसको सुविधा दे रहे हैं।
हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा उसके लिए बहुत जरूरी है, तो बहुत विषम स्थिति नहीं आएगी तो उन तिथियों में उसको परीक्षा दिलाने की कोशिश करेंगे। ये अभी तक हमारा प्रयास है। सिद्धार्थ जायसवाल ने अभी हमसे एक सवाल पूछा है कि इस वर्ष स्कूलों में नया एकेडमिक सेशन कब शुरू होगा। डॉक्टर साहब, आप जवाब दें इसका। जैसे कि मैंने अभी आपको चर्चा की है कि जब सभी परीक्षाएं हो जाएंगी उसी के बाद नया सत्र शुरू होगा। जहां तक स्कूली उसमें है वो तो ऑनलाइन हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जहां उच्च शिक्षा का विषय है वो जब ये परीक्षाएं हो जाएंगी, परीक्षाओं को होने के बाद मुझे लगता है कि अगस्त 31 तक प्रवेश की प्रक्रिया जारी रखने के बारे में कहा गया है। अभी मैं आपको जो रिजल्ट कैलकुलेशन कैसे होगा यानी कि मार्क्स कैलकुलेशन कैसे होगा उसके बारे में बताता हूं। तो डिफरेंट परिस्थिति में मैं बात बताता हूं। जैसे जो बच्चे सारे एग्जाम्स दे चुके हैं, चाहे 10 के हो या 12 के हो, तो उनका तो सारे पेपर के बेसिस पे होगा, तो उनको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सपोज किसी ने 4 पेपर दिया है और उसको बाकी पेपर्स बच गया है, 1 हो 2 हो पेपर्स बच गया है। माना आपने 4 पेपर दिया है, 1 2 3 4, ओके। ये कुछ भी हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश हो सकता है फॉर एन एग्जाम्पल। और आपका एक पेपर बच गया है, कुछ भी 1 या 2 पेपर जो भी बच गया है। तो जैसे आपने 4 पेपर दिया है यानी कि 3 से ज्यादा पेपर दिया है और आपने 4 पेपर दिया है, तो आपके कैसे कैलकुलेशन होगा मैं आपको बता देता हूं। सपोज पहला आपने जो पेपर है उसमें 85 रखा, और फिर एक पेपर जो है केमिस्ट्री सपोज उसमें 75 रखा, और मैथमेटिक्स में 80 रखा, और इंग्लिश में आपने सपोज 60 रखा, ठीक है। तो आपका इस 4 पेपर में से बेस्ट 3 पेपर को लिया जाएगा, यानी कि आपका इंग्लिश को छोड़ दिया जाएगा। आपका ये 3 पेपर लेके इसकी एवरेजिंग काउंट होगा, और जो पेपर आपका बच गया है, 1 बच गया हो या 2 बच गया, वही मार्क्स उसमें आपका हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करने से क्या बनता है, इसका एवरेजिंग बनता है आपका 80, ओके। इसका एवरेजिंग बनता है 80, यानी कि जो पेपर आपने नहीं दिया था उन पेपर में ऑटोमेटिकली आपका 80 मार्क्स जुड़ जाएंगे, ठीक है। और उसी बेसिस पे आपका टोटल मार्क्स काउंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर टोटल मार्क्स काउंट होके आपका रिजल्ट निकल जाएगा। अभी आपको समझ आ गया होगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस में, और क्या ऑप्शन क्रिएट होगा। सपोज आपने का 3 पेपर हुआ है, ओके, 3 पेपर हुआ है और कुछ पेपर छूटा हुआ है, ठीक है। आपका 3 पेपर हुआ है और कुछ पेपर छूटा हुआ है। तो आपका 3 पेपर में सपोज मार्क है, एक में 80 है, एक में 70 है, और एक में आपका सपोज 90 है, ठीक है, 90 है। तो उस बेसिस पे आपका इसमें 2 बेस्ट पेपर को चुना जाएगा, यानी कि 80 और 90 को चुना जाएगा, और उसका एवरेजिंग लिया जाएगा। इसका एवरेजिंग होगा सपोज आपका 85 ही होता है उसका। तो बाकी जो तीनों पेपर है उसको आपको 85 के हिसाब से मार्क्स दे दिया जाएगा, और ये फिर टोटल मार्क्स को आपका काउंट में लिया जाएगा, ठीक है। ये आपका तीसरा ऑप्शन खत्म हो गया। अब जिनका 3 से कम पेपर हुआ है, ठीक है, समझ लीजिए किसी का 3 से कम पेपर हुआ है, तो उसका इंटरनल मार्क्स का सहारा लिया जाएगा, और उसी बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि इंटरनली जो आपका लास्ट 3 एग्जाम हुआ है, सपोज इंटरनल 1, इंटरनल 2 और इंटरनल 3, ओके। ये 3 एग्जाम आपका हुआ है, और आपने सपोज एक में इंटरनल में सपोज आपका 80 मार्क्स था। मतलब कोई भी लास्ट में 3 एग्जाम आपने इंटरनली दिया है, स्कूल में दिया है। सपोज उसमें आपको एक कंसिडरेशन लेते हैं, ये क्लास टेस्ट था या कुछ भी था, जिसमें आपका 40 में से फुल मार्क्स 40 था, उसमें से आपको 30 मार्क आया, ओके। और दूसरा भी सेम 40 मार्क्स का एग्जाम हुआ, उसमें आपको सपोज 25 मार्क आया, ओके। और नेक्स्ट और एक एग्जाम हुआ जिसमें आपका 100 मार्क का हुआ, और आपको उसमें सपोज प्री फाइनल टेस्ट एक हुआ जिसमें आपको 80 मार्क्स आए, ओके।
तो अभी इसका एवरेजिंग काउंट हो जाएगा। कैसे काउंट होगा? या आपका टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं? 135 आ रहे हैं। ओके, 135 135 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स हो जाएगा 180 और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितना बन रहा है? तो ये आपका बन रहा है 75, यानी कि 75%। तो उसी हिसाब से आपका क्या किया जाएगा कि जो भी सब्जेक्ट आपका टोटल जो +2 का मार्क्स है या 10th का मार्क है, आपको उसी हिसाब से 75% के हिसाब से सारे मार्क्स आ जाएंगे। तो आपका लास्ट 3 एवरेज के हिसाब से ही कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये मेनली आपका तरीका है। और जो लोग इंप्रूवमेंट चाहते हैं, जैसे क्लैरिफिकेशन में आपने सुना, तो जो लोग इंप्रूवमेंट चाहते हैं उनके लिए अलग से बाद में जब स्थिति सुधरेगी कोविड-19 की, तो उनके लिए एग्जाम्स किए जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। और कोई क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, स्टे ट्यून।